मैं दहिया सर आपके पास पहले आना चाहती हूँ, उसके बाद दो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ मौजूद है। सर आप लोग के पास आऊंगी। जगदीप दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि ईरान, जैसा कि अभी अभी कहा भी त्यागी सर ने, हिजबुल्ला हो, हमास हो, यमन में हूती विद्रोही हो, मैं वो एक डिफेंस एक्सपर्ट को ही सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि हर भारतीय को समर्थन करना चाहिए एक तरीके से इजराइल के इस युद्ध का, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। जो आईडीएफ है वो अपने लिए नहीं लड़ रही बल्कि आपके लिए लड़ रही है। आप ये समझिए, वो ऐसे है कि इनके जो टेरर लिंक्स हैं वो हम ये समझिए कि फ्यूचर में जाके कश्मीर तक में इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो है अभी एक तरीके से कमर तोड़ना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये इन्होंने पूरे अरब देशों को या फिर मिडिल ईस्ट को एक तरीके से परेशान कर रखा है। आज खुलकर अगर कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एक ये भी कारण है, अलग अलग टेरर ग्रुप्स अलग अलग देशों में बना रखे हैं, वो वहां की रिजीम को परेशान करते हैं। तो ये तो भविष्य के लिए भी एक तरीके से खतरा है। तो ईरान को क्यों नहीं रोका जाना चाहिए, ये मेरा सवाल। दहिया सर आपसे। देखो, मैं आशा जी आपके प्रोग्राम में आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो, ये पर्सपेक्टिव तो जैसे कि आपने कि ईरान के साथ खुल के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जब इंडिया में आतंकवाद का एक हमला हुआ था और इंडिया ने जब अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में, इंडिया के साथ भी कोई खुल के नहीं खड़ा हुआ था। तब भी बड़ी कैलिब्रेटेड से रिस्पॉन्सेस थे कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन ये अग्रेशन नहीं होना चाहिए था। जहां तक कि ईरान की एक मजबूरी है, ईरान एक इस्लामिक वर्ल्ड में आजकल एक इम्बैलेंस है कि भी कौन इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप अख्तियार करेगा, और इसके लिए ईरान काफी दिनों से काफी सालों से इसकी पहल कर रहा है। और लेकिन इजराइल के साथ उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई इजराइल के साथ उसका बॉर्डर लगता नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला है। तो इसीलिए वो हिजबुल्ला और हमास का इस्तेमाल कर रहा था एज प्रॉक्सी फॉर ईरान, ताकि वो इजराइल पे अंकुश लगा सके और इजराइल को का जो पॉट है उसको बॉयल करता रहे। जहां तक कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स का सवाल है, जैसे कि भी पहले सवाल उठा था कि भी ईरान को भी हक है अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। इसके लिए एक मैं बात कहना चाहूंगा कि ये एक डर है कि भी ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गए तो ईरान सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो थ्योरी है वो थ्योरी होती है डेटरेंस की। परमाणु हथियार लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होते, लड़ाई रोकने के लिए होते हैं और लड़ाइयों पे अंकुश लगाने के लिए होता है। इसलिए न्यूक्लियर परमाणु हथियारों की लड़ाई में डेटरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जहां तक कि ईरान का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंस्टेबिलिटी, आज तक तो जैसे कि आपने सवाल उठाया कि ईरान अगर हमास को सपोर्ट कर रहा है और ईरान हिजबुल्ला का सपोर्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया के अंदर भी आएगा। ये मेरी तरफ से एक थोड़ी फार फेच स्टोरी है, ये इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इंडिया और जो इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत रिश्ते हैं, क्योंकि देखा जाए कि जैसे जैसे यूएसएसआर से बदलाव हुआ रशिया के अंदर, तो हमारी जो डिपेंडेंसी थी हमारे हथियारों के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए वो इजराइल की तरफ अग्रसर होगी। और इजराइल से हमें से काफी सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ जितने भी हमारे पास एक से एक आला दर्जे के ड्रोन और यूएवीज और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने वहां से लिए हैं। तो ये जो इंडिया और इजराइल का बिजनेस का अलग ताल्लुकात है, पर लेकिन जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो ताल्लुकात है वो बहुत मजबूत है। इसलिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट है हम इजराइल को सपोर्ट करें और इजराइल हमारी तरफ से फूले फले और पनपे, ताकि हमें आगे से इससे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन इस सपोर्ट ये कब तक हमें चाहिए, जब तक हमारी आत्मनिर्भरता पूर्ण नहीं हो जाती। क्या उसके बाद भी हमारा यही स्टैंस रहेगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। और जहां तक रिजीम चेंज की बात है, अभी इजराइल को आप शांति प्रिय राष्ट्र कह सकते हैं अगर इस लिहाज से मैं समझूं तो, बाकी क्योंकि ईरान का कनेक्शन हमें पता है, इजराइल उस लिहाज से शांति प्रिय राष्ट्र है। इजराइल इज ए नेशन इन परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट, वो तो उनका सर्वाइवल है। और जिसका सर्वाइवल का इशू होता है वो देश
और मैं खुद इजराइल गया हूँ एक एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की ट्रायल के लिए 2 हफ्ते वहां रहा था। आमतौर पे तो वहां लगता है नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन जब भी ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हलचल होती है उन दिनों डेफिनेटली इजराइल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ युद्ध के आसार हैं। लेकिन हम जब गए वहां पे 2 हफ्ते के लिए तो कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय बड़ा शांतिप्रिय माहौल था। हाँ, लेकिन ये आपने बहुत क्लियरली समझा दिया इंडिया के हित में क्या है, लेकिन इंडिया ने अपना जो पोजीशन इस वक्त बना के रखा है। अचल मल्होत्रा सर, मैं आपको